हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नेम रिएक्शन की इस सीरीज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आज हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एंड दैट रिएक्शन, दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज बेसिकली कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, बहुत मजेदार रिएक्शन है। जीरो टू सुपर हीरो लेवल तक अपन बात करेंगे, बेसिक टू हाईली एडवांस लेवल, एक एक चीज चुन चुन के अपन कैनिजारो रिएक्शन में कवर करने वाले हैं। तो इसके सेशंस आएंगे, ये पहला सेशन है कैनिजारो रिएक्शन का, तो इसको एंजॉय करें। पेन पेपर कॉपी सब साथ में रखें और कूल माइंड से लेक्चर को एंजॉय करें। और चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जेडीजी सेक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटे? जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो अपन इस पर्टिकुलर सेशन में क्या कवर करने वाले हैं? अबाउट कैनिजारो रिएक्शन, which will give Cannizzaro reaction and types of Cannizzaro reaction, then mechanism and kinetics of intermolecular Cannizzaro reaction, that is called self Cannizzaro। इंटरमोलिकुलर में अपन क्रॉस कैनिजारो की बात भी करते हैं, बट यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में अपन बात करेंगे मैकेनिज्म एंड कैनेटिक्स ऑफ इंटरमोलिकुलर कैनिजारो एंड दैट इज सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। सो विल डिस्कस मैकेनिज्म एंड कैनेटिक्स ऑफ सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन एंड देन क्वेश्चंस और इंटरमोलिकुलर कैनिजारो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। सो बहुत धमाकेदार सेशन बेटा, मस्त और जबरदस्त होने वाला है। इसको एक एक चीज को बहुत ध्यान से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए लेक्चर को एंजॉय करें। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कैनिजारो रिएक्शन में कि कैसे किस तरह से रिएक्शंस को कैसे करें, कौन देगा कौन नहीं देगा, है ना, कब ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, कब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो एकदम बहुत मस्त तरीके से लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। कैनिजारो रिएक्शन सबसे पहले समझते हैं, एकदम बेसिक समझते हैं कि कैनिजारो है क्या बेसिकली। चलिए, तो कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे अपन? द कैनिजारो रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड का मतलब बेटे समझते हो कि आपने कोई एल्डिहाइड लिया है ना, कोई एल्डिहाइड लिया और वहां पर उसके पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो ये H+ निकलेगा, यहां पर क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, है ना। और इसके बाद फिर ये क्या करेगा, टोटोमराइज होने लगेगा। मतलब इसलिए ये कैसा होना चाहिए, नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड बोलने का मतलब यहां पर क्या है कि एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज एल्डिहाइड से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा ड्यूटेरियम शुड नॉट बी प्रेजेंट, राइट। तब अपन बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की, पूरा डिटेल में बात समझेंगे। द कैनिजारो रिएक्शन is a redox reaction where two molecules of non-ionizable aldehyde are converted into alcohol and carboxylic acid। जब आप इसकी कैनिजारो कराओगे तो इसका एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एक्सेप्ट इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। क्योंकि जैसे यहां पर आपने क्या किया, टू मॉलिक्यूल्स की बात की, मैंने यहां पर एक्सेप्ट क्यों बोला उस बात को समझे। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का मतलब क्या कि भैया ये बिदरे मॉलिक्यूल होती है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे अपन यहां पर दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। तो यहां पर एक्सेप्ट बोलने का बस मतलब इतना ही है कि यहां पर अपन टू मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, यहां पर हियर ओनली वन मॉलिक्यूल इज यूज्ड, इट इज विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। बाकी कंडीशन जब जो है वो चलेंगी, वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएंगी। जो कैनिजारो रिएक्शन का यील्ड होता है, प्रोडक्ट यील्ड ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट मोर, ज्यादा नहीं होता है, इट इज अबाउट 50 to 60%। दैट्स वाई कॉमर्सली, अब चूंकि इसका यील्ड बहुत ज्यादा उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए इसको कॉमर्सली या इंडस्ट्रियली उतना ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं है, इसलिए ये क्या है, दैट्स वाई कॉमर्सली एंड इंडस्ट्रियली दिस रिएक्शन मेथड इज लिमिटेड। बात समझ में आती है? तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कैनिजारो के बारे में, अभी एक एक करके चुन चुन के चलिए अब बात करते हैं। तो कैनिजारो मतलब समझे, क्या समझे आप बेटे कि कैनिजारो रिएक्शन कैसा रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात भी होगी, वो बात भी करेंगे, सारी बातें करेंगे। सो रिडॉक्स है, अगर आप दो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होना चाहिए, मतलब उसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट में क्या देगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा, और किसके प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा। इंट्रामोलिकुलर की बात जब आएगी तो वहां पर दो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, एक ही मॉलिक्यूल होगा, बिकॉज इंट्रा मीन्स विद इन ए मॉलिक्यूल, राइट। प्रोडक्ट यील्ड कितनी होगी, 50 to 60% होगी। दैट्स वाई कॉमर्सली और इंडस्ट्रियली दिस रिएक्शन मेथड इज लिमिटेड। मुझे लगता है कि ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। बहुत मस्त तरीके से एंजॉय करें बेटे, मजा आने वाली है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन फॉर कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए क्या मजा आने वाली है, एक एक चीज चुन चुन के सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं और ध्यान से एकदम गौर फरमाइएगा।
कंडीशन फॉर कैनिजारो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कौन सा रिएक्टेंट कौन सी कंडीशन पे कौन सी रिएक्शन देता है, तब तक अपन कैसे कर पाएंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन अगर कोई भी सब्सटेंस दे रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब वो कैनिजारो दे सकता है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, दैट वो पूरा का पूरा डिटेल में आपके सामने रख रहा हूं। देखिए कैसे, कंपाउंड विच गिव कैनिजारो रिएक्शन, क्या, अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनिजारो रिएक्शन जनरली बेटे कौन से कंपाउंड्स देते हैं, अल्डिहाइड्स देते हैं। जब कीटोन की बात अगर हम करें तो कीटोन का कंडीशन हम बताएंगे, अल्फा कीटो अल्डिहाइड की बात जब होती है तब उस केस में कीटोन की बात होती है, अदरवाइज जनरली कीटोन कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शंस जनरली कौन देते हैं, अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और ये अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, नॉन इनोलाइजेबल, मतलब वही जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम ना हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा ड्यूटेरियम, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जरा समझिए, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा ड्यूटेरियम, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं हो वो अल्डिहाइड। पहली कंडीशन ये ऐसा होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। क्या कौन कौन से एल्डिहाइड हो सकते हैं, नॉर्मल एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, या फिर विक डाइएल्डिहाइड हो सकते हैं जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, या फिर अल्फा कीटो एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो, नॉर्मल एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, विक डाइएल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, अल्फा कीटो एल्डिहाइड हो, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, मतलब कैसा हो, नॉन इनलाइजेबल हो। बात समझ में बेटे आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये कंडीशन एक एक करके सारी एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, एक बार कंडीशंस को समझे। इट इज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH के प्रेजेंस में। अब कॉन्क बेस का मतलब कितना, 30 to 50% होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो अच्छा खासा बेस माना जाता है इसको। कैनिजारो से रिएक्शन इज स्लोअर देन एल्डोल। अब एल्डोल हम लोग पहले कर चुके हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन जो होती है एल्डोल से स्लो होती है, सो कैनिजारो रिएक्शन इज स्लोअर देन एल्डोल। चलिए ये बात आपको समझ में आई, कंडीशन समझ में आ गई बेटे। जनरली कौन देंगे, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच अल्फा डी, ठीक है, नॉन इनोलाइजेबल होने चाहिए। कौन कौन से एल्डिहाइड हो सकते हैं, नॉर्मल एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो, विक डाइएल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो, और कीटोन का सिर्फ ये केस, कौन सा केस, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। कौन सा, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। अल्फा कीटो एल्डिहाइड का एग्जांपल अगर आप समझना चाहते तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि सपोज आपने ये कीटो ग्रुप लिया, ठीक है बेटे, यहाँ पर ये आपने ले लिया यहाँ से, और यहाँ पर आपने CHO ले लिया, देखिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, अल्फा पे बेटा कीटो लगा कि नहीं लगा, बताओ बेटे। कुछ इस तरह का आपने कंपाउंड ले लिया, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज द कंपाउंड, ये आपका। सो अल्फा, देखो अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अल्फा है, तो अल्फा कीटो अल्डिहाइड। और आप देखो ये जो अल्डिहाइड है बेटा, इसके इधर तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, और इधर जो अल्फा कार्बन उस पर कीटो लगा हुआ है, मतलब इस अल्डिहाइड के पास, इस अल्डिहाइड के पास कोई भी ऐसा अल्फा कार्बन, इधर तो अल्फा कार्बन इसका ये है बट इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन, बिकॉज ये इसके पास तो डबल बॉन्ड O है, और इधर कोई कार्बन है ही नहीं। तो कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि अल्फा कीटो अल्डिहाइड एंड दिस अल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा डी और अल्फा एच। क्लियर है, दिस इज अल्फा कीटो एल्डिहाइड। विक डाइएल्डिहाइड, अभी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। चलो विक डाइएल्डिहाइड का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपने CHO ले लिया, CHO ले लिया, देखिए आप सिंपल से ये बात है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसके रिस्पेक्ट में मैं इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाऊं तो देखिए जरा सही है, देखिए जरा सही, ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा कार्बन है, बट बेटा ये अल्फा कार्बन है, बात समझ रहे हो। इसके रिस्पेक्ट में ये देखो अल्फा है, और ये जो अल्फा कार्बन है बेटा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होता है, वहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो पाती है, बात समझ रहे हो। तो इसको आप ये मत बोल देना क्योंकि ये खुद अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, तो अल्फा कॉमा अल्फा हो गया कि नहीं हो गया बेटे, डाइकीटो। बट क्या है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो बट ये जो अल्डिहाइड से लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसको आप अल्फा हाइड्रोजन ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो सकता है, विक डाइएल्डिहाइड हो सकता है, नॉर्मल एल्डिहाइड। नॉर्मल एल्डिहाइड आप कैसे ले सकते हैं, जरा देखिए, जैसे आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया बेटे, ये देखिए इससे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसके पास कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है। और भी एग्जांपल अभी आगे हम और डिटेल में आपको दिखाएंगे, अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि आपको ये जो मीनिंग समझा रहा हूं वो मीनिंग आपको समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि ये बात आपको यहां तक बेटे समझ में आ गई होगी। चलिए ओके, लिमिटेशन क्या है कैनिजारो के, ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कैनिजारो नहीं देते हैं। अब ये चीज भी जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कंडीशंस क्या है वो आपको समझ में आ गया, अब लिमिटेशंस क्या है वो जरा समझें, है ना। सो कंपाउंड विच डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, पहला कंडीशन CCl3CHO, इसको क्या अपन क्या बोलते हैं, क्लोरल, ठीक है, डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इट विल गिव हेलो फॉर्म, ये हेलो फॉर्म देता है, इसको यहाँ से टूटता है और बेटा यहाँ पे CHCl3, मतलब अगर CCl3 है, CHO है, इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, अगर इसको जनरल बात में बात करें तो अल्फा कॉमा ट्राई क्लोरोअल्डिहाइड, इसको ऐसे बोले अल्फा। देखो एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे ना बेटे, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हो तो अल्फा एक क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, अल्फा कॉमा अल्फा 3 हो गया कि नहीं हो गया, ट्राई क्लोरोअल्डिहाइड,
ठीक है। अब जनरल कर लो, और जनरल कर लो तो क्या बोलेंगे, हैलाइड लगा दो, कोई हेलोजन लगा दो। तो अल्फा कॉमा अल्फा ट्राई हेलो अल्डिहाइड, तो जो अल्फा कॉमा अल्फा ट्राई हेलो अल्डिहाइड होते हैं वो आपके कैनेजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, बिकॉज जब आप उसमें बेस डालते हो तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। सो डज नॉट गिव, तो इसका मतलब ये, तो मैं पढ़ रहा हूं CCl3CHO डज नॉट गिव कैनेजारो रिएक्शन, इट विल गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। इनफैक्ट अल्फा कॉमा ट्राई हेलो अल्डिहाइड CH3CHO डज नॉट गिव कैनेजारो रिएक्शन, इट विल गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन वेयर X इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जैसे कि CF3CHO फ्लोरल होता है, CCl3CHO क्लोरल होता है, CBr3CHO ब्रोमल होता है, CI3CHO आयोडल होता है। अगर आप इसमें कैनेजोस डालोगे तो ये हेलोफॉर्म देगा, और देखो ये फ्लोरोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, तो ये कैनेजारो नहीं देता है, ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। कौन सी रिएक्शंस देते हैं बेटे, ये हेलोफॉर्म। क्यों बोलोगे सर ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन है और उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है, तो ये कैनेजारो देना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, कि सर ये देखो CHO है और ये अल्फा कार्बन है, यहां से देखो ये CHO है, ये अल्फा कार्बन है सर, और इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा H अल्फा D नहीं है। अभी आपने बताया था, हाँ, तो जनरल केस मैंने अभी बताया, और बाकी क्या लिमिटेशन है वो भी बता दे रहा हूं। तो दोनों को कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जब आप यूज करोगे तो आप 100% कैनेजारो की बात कर पाओगे कि कब होगा कब नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर CH3CHO मिल जा रहा है ना, इवन इट डज नॉट कंटेन, समझ रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन, है ना, स्टिल ये कैनेजारो नहीं देता है, देना चाहिए था बट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या दे देता है, उससे पहले ये हेलोफॉर्म दे देता है, उससे पहले क्या देता है, हेलोफॉर्म। चलिए पहले ये कंडीशन समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते जाएं, सारी कंडीशंस को चेक करें बेटा। दूसरा CH3 होल ट्वाइस CHCHO, आइसोब्यूटाइलडिहाइड बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटाइलडिहाइड बोलते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो कुछ तरह का बनेगा इसका स्ट्रक्चर, कैसा नजर आएगा, CH3 CH CH3 CHO। तो कंडीशन क्या थी कि भाई इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कहने का मतलब इसको कैनेजारो नहीं देना चाहिए। बट ये एक्सेप्शन यहां पर आ गया कि भाई ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये कैनेजारो दे देता है। तो ये जो लिमिटेशन है ये ध्यान रखिए आप। सो इट विल कैनेजारो रिएक्शन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड डज नॉट गिव अल्डोल, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल देना चाहिए, कैनेजारो नहीं देना चाहिए। यहां पे उल्टा है कि कैनेजारो देगा एल्डोल नहीं देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इन सबको ध्यान रखें, और विदाउट दिस आप गड़बड़ करोगे, कहानी गड़बड़ होगी, है ना। तीसरा, स्टेरिकली क्राउडेड एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जो बहुत ज्यादा क्राउडेड होंगे वो आपके कैनेजारो रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। जैसे कि देखो ये CHO बेटा, इसके पास अल्फा कार्बन है और इसकी वैलेंसी देखो, अगर आप वैलेंसी चेक करें यहां पर तो देखो 1 2 3 4 कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा H अल्फा D नहीं है। यहां पर भी देखें ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा H, सॉरी ये देखो ये वाला देखें, ये एल्डिहाइड है देखो बेटे, और इसके पास अल्फा H, ये देखो ये एल्डिहाइड है, इसके पास ये अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई भी अल्फा H या अल्फा D नहीं है। तो कैनेजारो देना चाहिए, लेकिन ये क्राउडेड है, देखो इसको ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। जब बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल या बेस यहां पर जाएगा तो अटैक नहीं कर पाएगा, और ये ड्यू टू क्राउड अगर ये इसने अटैक करके यहां पर ऐसा बना भी दिया तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा एंड डज नॉट गिव कैनेजारो रिएक्शन। रीजन आप समझ रहे हैं बेटे, कि अगर ये मान लो सपोज गलती से चला भी गया यहां पर तो क्राउड की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। एनायन क्या हो जाएगा, क्राउड की वजह से काफी अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैनेजारो नहीं देगा। पहली चीज तो क्राउड की वजह से यहां पे इसका अटैक करना बहुत मुश्किल हो पाएगा, स्टेरिकली क्राउड। तो जो कंपाउंड्स दिखा रहा देखो, और भी बहुत ज्यादा क्राउड आ गया कि नहीं आ गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने एनायन गलती से बन गया तो हाईली अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ दिस क्राउड, बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जो अगर स्टेरिकली क्राउडेड एल्डिहाइड हैं, है ना, तो देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई इसके पास अल्फा H, तो ऐसे आंख बंद करके ये नहीं करना है कि आपने एल्डिहाइड देखा, अच्छा उसका अल्फा कार्बन चेक किया, देखा उसके पास अल्फा H नहीं है, यस ये कैनेजारो देगा, है ना। तो मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करने लगते हैं, आपको नहीं करना है। वो सारी कंडीशंस आप देखें, जैसे कि इसके पास देखो अल्फा H है फिर भी ये कैनेजारो दे रहा है। तो ये सारी लिमिटेशंस जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया कि कंडीशंस जाननी पहले जरूरी है। इसमें क्या है, कौन सा फैक्टर आ रहा है, क्राउड का फैक्टर आ जा रहा है। तो अल्फा H अल्फा D नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड ये है जिसके पास अल्फा H अल्फा D नहीं है फिर भी ये कैनेजारो नहीं दे रहा है, रीजन क्राउड। रीजन क्या है, स्टेरिक क्राउड। चलिए बराबर के तीसरा पॉइंट हो गया। एक एक पॉइंट सारे समझाऊंगा बेटे, जरा समझिएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग प्लसएम ग्रुप। जैसे कि देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके पास देखो ये बेटा OH है, इसके पास लोन पेयर है, ये काफी तगड़ा वाला प्लसएम ग्रुप होता है। तो अगर ऐसा है इन दैट केस बेटा इसकी कैनेजारो रिएक्शन की यील्ड बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट नील हो जाती है। मैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल रहा हूं बट क्या है, अच्छा रीजन क्या हुआ यहां पर कि मान लो सपोज देखो पढ़ लो, देखो यील्ड ऑफ कैनेजारो रिएक्शन इज वेरी लेस। देखो पहले यहां से पढ़ो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी विड्रॉइंग में बोल रहा हूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटे, डोनेटिंग है ना, स्ट्रॉन्ग प्लसएम ग्रुप। यील्ड ऑफ कैनेजारो रिएक्शन इज वेरी लेस और लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नील, ठीक है।
क्यों, जरा समझिए बात को। सपोज एक काम करते हैं, वो आपने बेस डाला, ओ एच माइनस डाला, बेटा एच प्लस को खींच लेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसको मैंने इधर लिख दिया। अब ये बहुत तगड़ा प्लस एम है, ओ एच भी तगड़ा प्लस एम होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड्स थे बेटे, यहाँ पर बॉन्ड्स थे, मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ करके, तो आपको ये फील आएगा बढ़िया वाली। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अच्छा एक्चुअली में होता क्या है, जो कार्बोनाइल होता है बेटे यहीं पर इसका जो आप बेस डालते हो वो एच माइनस अटैक करता है, ठीक है। अब ओ एच माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसका मतलब कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब उसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होनी चाहिए, तभी तो अच्छा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करा रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये कहाँ पे जाना चाहेगा, ऐसी जगह पे जाना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो, वहीं पे जाके अटैक मारेगा। बोले तो जितनी ज़्यादा कार्बोनाइल, ये जो एल्डिहाइड का कार्बोनाइल वाला कार्बन है, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब मान लो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है उतनी, तो फिर क्या यहाँ पे जाकर अटैक मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होता है, ठीक है। तो जरा समझिए क्या हुआ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था बेटे, ये डबल और ये डबल, जरा समझिए। ओ माइनस है, इसका रेजोनेंस कराइए आप, रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये टूटा, फिर ये इधर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया। इतना कर लें पहले, तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये देखिए बन गया, करिए रेजोनेंस कराइए, समझ में आएगा आपको। फिर यहाँ पे प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, देखो नीचे वाला तो ऐसे ही है। अब ये फिर से इसको तोड़ा आपने, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, देखिए जरा सा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया बेटे बताओ, बोलो। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक बॉन्ड बना लिया, बोलो बना लिया कि नहीं बना लिया, देखिए ये। अब मुझे बताओ बेटे कि हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जैसे ये टूटा तुरंत अब कर क्या रहा है, देखो ये रिंग, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता जा रहा है इसका, और देखो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जैसे बॉन्ड टूटा ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, बट ये इलेक्ट्रॉन कमी कौन पूरा कर दे रहा है, ये जो प्लस एम ग्रुप लगा है, इसकी वजह से यहाँ जाके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दे रहा है, तो इसके अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे, और यहाँ पर बेटा इसका रिएक्टिविटी लीस्ट हो जाएगी टुवर्ड्स कैनिजारो, ऑलमोस्ट ये फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो लगभग कैनिजारो नील हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेज मच मोर। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ लिया जाए, मुझे लगता है ये बात भी समझ। यील्ड ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी लेस और लीस्ट रिएक्ट, है ना, लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है, ऑलमोस्ट नील। Because due to strong electron donating group, strong plus M group, electrophiliticity of carbonyl decreases much more. अभी मैंने समझाया, hence chance of attack of OH minus on carbon of carbonyl, इस कार्बन पे decreases much more and almost Cannizzaro reaction is nil, ठीक है। जैसे उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, OH ले लिया आपने, यहाँ पर OH लगा लिया, देखो जैसे ये वाला कंडीशन है, वही ग्रुप है, देखो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पर आपने NH माइनस ले लिया, है ना। जैसे इस वाले में क्या, देखो यहाँ पर CHO है और ये बीच वाला ग्रुप हो गया, यहाँ पर CHO है और यहाँ पर आपने CH2 माइनस ले लिया, तो क्या हो सकता है OH-C6H4CHO, है ना, या फिर NH-C6H4CHO, या फिर CH2-C6H4CHO। तगड़े वाले अगर स्ट्रॉन्ग प्लेसम ग्रुप लगे हैं इस रिंग के साथ, तो फिर वो उनका ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती है बेटे, पूरी कंडीशन को समझिए अच्छे तरीके से। आइसोब्यूटाइलडिहाइड अभी मैंने आपको बताया, इट अंडरगोज द कैनिजारो रिएक्शन इवन दो इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना, इट इज ए कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। बेंजोफिनॉन की बात करें, दिस इज बेंजोफिनॉन, बेटा ये तो कीटोन है, तो आपको पता है कीटोन तो देते ही नहीं है, कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। कीटोन में कौन देता है, अल्फा कीटोएल्डिहाइड, कीटोन में कौन देता है, अल्फा कीटोएल्डिहाइड, ठीक है। सो बेंजोफिनॉन डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेज मच मोर। भाई इसको तोड़ोगे इधर से रेजोनेंस, बात समझ रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम कर देगा। So benzophenone, it does not give Cannizzaro reaction, though it does not have alpha hydrogen. Ketones does not give Cannizzaro reaction. मेरी बात समझ में आती है बेटे कि नहीं आती है, मेरी बात ये समझ में आती है कि नहीं, तो कीटोन्स जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को अपन मैकेनिज्म समझने के बाद वापस आएंगे तो फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। ऐसे सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया 2,2,6,6 टेट्रामिथाइल, देखो 1 है ये, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, तो 2,2,6,6 टेट्रामिथाइल, देखो, और साइक्लोहेक्स है ना, साइक्लोहेक्सेनॉन। अब ये भी कीटोन है बेटे, ये भी कीटोन है, नो डाउट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है, बट ये कीटोन है बेटे, एल्डिहाइड तो है नहीं है। तो कीटोन्स जनरली क्या होते हैं, कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं, कौन से देते हैं, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। सो डज नॉट अंडरगोज द कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज कीटोन्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। द कैनिजारो रिएक्शन इज स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड दैट डू नॉट हैव एन अवेलेबल अल्फा हाइड्रोजन सच एज बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई, ये इतनी चीजें समझ, चलो माइंड में सेट करो। कीटोन अगर नॉर्मल आपको दिख जाए, अल्फा कीटो एल्डिहाइड के अलावा अगर आपको कीटोन दिख जाए, अल्फा कीटो एल्डिहाइड के अलावा अगर आपको कीटोन दिख जाए, आप बोल देना भैया ये कीटोन है, ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड नहीं है, ये कैनिजारो नहीं देगा, ठीक, ये बात समझ में आती है। और कंडीशंस जरा समझें। पहला कंडीशन क्या था कि भाई आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, दे देगा, बिल्कुल दे देगा।
ठीक है, ये आपकी मेन कंडीशन हो गई। और कौन दे सकता है? विक डाइल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो। कौन दे सकता है? विक डाइल्डिहाइड दे सकता है। दे सकता है कि नहीं? तो नॉर्मल एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, विक डाइल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी ना हो, अल्फा कीटो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी हो, मतलब नॉन इनॉलेजेबल होने चाहिए, ये आपके दे सकते हैं। फिर लिमिटेशंस की बात है। लिमिटेशंस में CH3CHO है ना, CH3CHO अगर है जहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, तो ये बेस के प्रेजेंस में कैनिजारो नहीं देते हैं। क्या देते थे? हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। क्या देते थे बेटे? हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई। आइसोब्यूटाल्डिहाइड मैंने बताया, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। एल्डोल नहीं देता है, देना एल्डोल चाहिए था, कैनिजारो नहीं देना चाहिए था, बट यहाँ उल्टा होता है। दूसरी चीज़ ये समझ में आ जाती है। तीसरी बात पे आते हैं तो जो स्टेरिक क्राउड कंपाउंड्स होते हैं, स्टेरिकली क्राउड, जैसे आपने बेंजीनिंग में देखा था दो ऐसे बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए थे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अटैक कर भी गया तो क्राउड की वजह से जो एनायन बनता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेरिकली क्राउडेड जो एल्डिहाइड हैं, इवन उनके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं होता है, फिर भी वो कैनिजारो नहीं देते हैं। देन इसके बाद ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास तगड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, लाइक डोनेटिंग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? OH O माइनस है ना, या फिर NH माइनस या फिर CH2 माइनस। तो ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास तगड़े वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स में कैनिजारो रिएक्शंस की जो यील्ड है बहुत कम हो जाती है और ऑलमोस्ट नील हो जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं बेटे कैनिजारो रिएक्शंस की। तो कौन देगा कौन नहीं देगा, मुझे लगता है कि मैंने आपको ये सारी बातें समझा ली बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से। तो क्या अब हम आगे बहुत डिटेल में और अच्छे से बात कर पाएंगे? अभी आपने ये समझ लिया कि कौन कैनिजारो दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, वो सारी डिटेल आपके सामने रखी। अब इसी के बेसिस पे अपन आगे बात करेंगे और बोलते हैं और बात करते हैं बेटे नेक्स्ट, विच विल गिव कैनिजारो रिएक्शन, कौन देगा कौन नहीं देगा, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं। और चलो देखें, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटे, टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा डी। सारी कंडीशंस तो मैंने आपको बताई दी हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स को हम लोग अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए अब स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये देखो बेटे एल्डिहाइड है, यस, इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कैनिजारो नहीं देगा। इसके पास भी देखो बेटा ये आपका ये एल्डिहाइड तो कीटोन है, ये तो कीटोन है और अल्फा हाइड्रोजन भी तो कीटोन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कीटोन कौन सा देता है बेटे? बार बार मैं बोल रहा हूँ, रट लो एकदम, दिमाग में सेट कर लो, अल्फा कीटो एल्डिहाइड। कौन दे सकता है? अल्फा कीटो एल्डिहाइड। तो ये तो कीटोन जनरली देते नहीं है, वैसे भी इनके पास अल्फा एच है, ठीक है। ये देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है बेटा, ये एल्डिहाइड है और इससे लगा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है, तो कोई कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम भी नहीं होगा, इसका मतलब इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो देगा। अगर आप इसकी बात करें तो बेटा ये कीटोन है, और कीटोन आपको पता है जनरली अल्फा कीटो एल्डिहाइड के अलावा कीटोन्स जनरली रिएक्शंस आपकी कौन सी कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं। इवन इसके पास अल्फा एच है तो वैसे भी नहीं देगा ये, ठीक है। अब यार इसकी बात करें तो ये आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इस कार्बोनाइल से अटैच कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं इधर। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, मीन्स 0 अल्फा हाइड्रोजन अल्फा ड्यूटेरियम, मतलब ये दे देगा। सिमिलरली इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन या 0 अल्फा ड्यूटेरियम है तो ये दे देगा। अगर अपन इसकी बात करें तो ये एल्डिहाइड तो है बेटे, बहुत अच्छी बात है, ये अल्फा कार्बन है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है, चारों वैलेंसी फुलफिल है इसकी। तो देखो ये बात समझ रहे हो बेटे। तो इस केस में, और वैसे भी देखो ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड है, वैसे भी देखो अगर आप तो ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड है, और दूसरे इस एल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है तो कैनिजारो दे देगा। ये देखो कीटोन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, नहीं देगा। ये देखो कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये नहीं देगा, बिकॉज दिस इज कीटोन। ये कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा। अब ये देखो ये भी कीटोन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, नहीं देगा। ये देखो एल्डिहाइड है और नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये आपका दे देगा। CCl3CHO, आपको पता था कि CH3CHO जो होता है, कौन सा बेटा? CH3CHO, ये हेलोफॉर्म देते हैं, ये कैनिजारो नहीं देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई अभी। देखो ये कंपाउंड देखें आप, यहाँ पर OH है और यहाँ पर बेंजीन के साथ ACHO, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तगड़ा प्लस M लगा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, तगड़ा प्लस M लगा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, तगड़ा प्लस M लगा है, तो ये सब लीस्ट रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स कैनिजारो रिएक्शन। So aromatic aldehyde having strong electron donating group, strong plus M group, yield of Cannizzaro is very less और least reactive और almost nil Cannizzaro। हो गया क्लियर यहाँ तक बात? तो एग्जांपल्स भी आपने देख लिए बेटे। अब आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, कि कैनिजारो रिएक्शंस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, उन टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन देखिए क्या है। एक तो बेटा आपका इंटरमोलिकुलर कैनिजारो होगा जिसमें सेल्फ कैनिजारो आएगा, उसमें हम 2 सेम मॉलिक्यूल लेंगे,
ठीक है बेटे, दो सेम मालिक्यूल लेंगे और दो सेम मालिक्यूल क्या हो सकते हैं, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, मतलब उनके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। तो दो सेम एल्डिहाइड नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड ले लो जिनके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो, कैसी हो सकता है, वो सेल्फ कैनिजारो देगा। क्या देगा, कैसे देगा, आगे बात करेंगे। दूसरा इंटरमालिकुलर में ही क्रॉस कैनिजारो है। इसमें देखो इंटर में आप सेम लेते हो, टू सेम लेते हो, और इंटर में जब आप सेल्फ की बात करते हो तो टू सेम मालिक्यूल लेते हो, इंटर में जब आप क्रॉस की बात करते हो तो डिफरेंट मालिक्यूल होंगे। अच्छा, दोनों डिफरेंट है बेटे, तो इन दोनों के पास भी अल्फा एच नहीं होना चाहिए। सो नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच अल्फा डी, दोनों के पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इंटरमालिकुलर कैनिजारो, इसमें एक ही मालिक्यूल होगा, डाइकार्बोनाइल होगा, विद इन ए मालिक्यूल होगा, बिकॉज दिस इज इंटरमालिकुलर, राइट। पहला केस, इसमें दो केसेस बनेंगे बेटे, व्हेन बोथ सीओ ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट है ना, अल्फा अल्फा, समझ रहे हो, एडजेसेंट हो मतलब 1 2 हो, क्या हो 1 2, अल्फा अल्फा नहीं अल्फा बीटा, मतलब 1 2 हो, ठीक है, एडजेसेंट हो, नॉन इनोलाइजेबल विग डाइल्डिहाइड, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था CHO होगा, लिया था कि CHO होगा, देखिए विग डाइल्डिहाइड है, ये है आपका, या फिर अल्फा कीटोल्डिहाइड, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, देखो आपके सामने है बेटे, अल्फा कीटोल्डिहाइड, तो ये विग डाइल्डिहाइड है, दूसरा क्या है, अल्फा कीटोल्डिहाइड है बेटे। तो नॉन इनोलाइजेबल विग डाइल्डिहाइड या अल्फा कीटोल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अल्फा डी। अब देख सकते हो इनके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि देखो ये बेसिकली किसके लिए, डाइकार्बोनाइल्स के लिए है ना, डाई सीओ ग्रुप जिस पे हो। तो पहला केस किस में है, जो नॉन इनोलाइजेबल विग डाइल्डिहाइड हो या फिर अल्फा कीटोल्डिहाइड हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन सीओ ग्रुप्स आर नॉट कंटिन्यूअस, मतलब एडजस्टिंग पोजीशन पर नहीं हो, 1 3 पोजीशन पे हो या 1 4 पोजीशन पे, कुछ इस तरह से हो, डाइल्डिहाइड्स हो, है ना, बट वो एडजस्टेंट ना हो, ठीक है। तो उस विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, उनके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा केस यहाँ पर ये बन सकता है। ये सब तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इंटरमालिकुलर सेल्फ कैनिजारो, इंटरमालिकुलर क्रॉस कैनिजारो। इंटरमालिकुलर में दो केसेस, व्हेन सीओ ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस लाइक विग डाइल्डिहाइड अल्फा कीटोल्डिहाइड, या फिर व्हेन सीओ ग्रुप्स आर नॉट कंटिन्यूअस लाइक डाइल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच या फिर अल्फा टी। ये आपका टाइप्स हो गया। अब ये टाइप्स को हमें एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले आप आगे बात करें बेटे, उससे पहले अपन मैकेनिज्म एंड कैनेटिक्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। और उसमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बेटे, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार चीज़ें हैं बेटे, बस बढ़िया से देखते चले जाएं। कोई भी डाउट, जरा सा भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये आपके VK सर की गारंटी है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं। कुछ आपके पास क्या है, देखो बेटे, सेल्फ की बात करें तो आपने क्या किया, पहले तो ये कंपाउंड ले लिया, देखिए फॉर्मल्डिहाइड ले लिया बेटे। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मालिक्यूल से चलेंगे, पहले मैंने 1 मालिक्यूल लिया, मतलब सिचुएशन कुछ आपके सामने इस तरह का है कि आपके पास 2 मालिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है बेटे, ऐसे लिख लो, या 2HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर डाल दो आप क्या, कॉन्क NaOH, वो बेटे 30 to 50% कॉन्सेंट्रेशन का। और इसके बाद यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, दो कंपाउंड जो होगा वो सेल्फ कैनिजारो का होगा। अब यहाँ पर NaOH है बेटे, तो NaOH क्या देगा, OH माइनस देगा, तगड़ा भी, अच्छी खासी क्वांटिटी होगी OH माइनस की, बिकॉज दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। चलिए बात को समझें। तो सबसे पहले इसका 1 मालिक्यूल आएगा, देखिए ये, और ये OH माइनस है बेटे, तो यहाँ पर मिला तो बेस से है, बट इसके लिए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो तुरंत ये क्या करेगा, कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये H यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर OH माइनस है ना, बेस से मिलेगा। OH माइनस कहाँ से मिला, देखो बेटा इस बेस से मिलेगा। ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत मजेदार चीज़ यहाँ पर सामने निकल के आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो OH माइनस कहाँ से मिला बेटा, बेस से मिला है। अगर बेस NaOH है तो OH माइनस मिलेगा, बेस अगर NaOD होता तो OD माइनस मिलेगा। अब आगे इस चीज़ को, इस गेम को बहुत अच्छे से प्ले करेंगे अपन, कि कैसे कैसे अगर D होगा तो क्या होगा, H होगा तो क्या होगा, बहुत मजेदार चीज़ें आएंगी सामने। तो मैकेनिज्म समझते जाएं। तो OH माइनस बेटे यहाँ पर जो कि बेस से मिला है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसको तोड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सो दिस इज एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ पर तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव आ गया, और देखो यहाँ पर OH लग गया। ध्यान रखो बेटा, क्या ये मोनो एनाइन बन गया, यस मोनो एनाइन बन गया। और देखो ये जो OH आया है बेटे, यही वाला OH तो यहाँ अटैक हुआ है, और ये OH कहाँ से मिला था, बेस से मिला था। दिस OH इज फ्रॉम बेस, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। बोलो बेटे क्लियर है यहाँ तक, बेस से मिला, न्यूक्लियोफाइल से मिला। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट K1 है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है बेटे। बैकवर्ड कैसे हो जाएगा कि भाई ये प्लस आई ग्रुप है, इसको किक कर देगा अगर ये यहाँ से, तो ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करो तो बेटा क्या होगा, KF/KB होता है। ये देखो, ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है, KF/KB, एंड दैट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो एनाइन ये हो गया, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये हो गया, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोनाइल ये हो गया।
तो पहला स्टेप जो है अटैक ऑफ OH माइनस, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बात यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ पर हम कॉन्क बेस सर क्यों लेते हैं, हम कॉन्क बेस क्यों लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड बेस अगर आप यहाँ डालोगे बेटे तो बताओ बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल फिर इस बेस के कॉन्सेंट्रेशन को घटाना पड़ेगा। भाई आपने कॉन्क बेस डाला, अच्छा खासा OH माइनस मिला, बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और बढ़ा तो बेटा इसके कॉन्सेंट्रेशन घटाना पड़ेगा। इसके कॉन्सेंट्रेशन घटाने के लिए रिएक्शन किधर जाने लगेगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो हमें ज़्यादा मिलने लगेंगे तो आगे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। So if more OH minus, more concentration of NOH, then reaction moves in forward direction। देखो forward direction में जाएगी कि नहीं जाएगी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेस ये इसको घटाना चाहेगा, घटाने के लिए इसको कंज्यूम कराना चाहेगा, कंज्यूम कराने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। बोलो बेटे, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी अप्रॉक्स 50 to 60%। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का यील्ड बनता है फाइनल वो कितना होता है, 50 to 60% होता है। तो कॉन्क NOH का मतलब समझ गया क्यों ले रहे हैं अपन, ठीक है। ड्यू टू कॉन्क NOH न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ OH माइनस विल बी मोर। कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अच्छी खासी होगी। एंड टेंडेंसी टू अटैक, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का अच्छी डेंसिटी है तो डोनेट करने की पावर भी अच्छी होगी, तो अच्छा काम करेगा, बढ़िया अटैक मारेगा यहाँ पर। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। बोलो बेटे यहाँ तक बात समझ में आई। तो पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ OH माइनस। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया। बस ध्यान रखना कि ये जो मोनो एनाइन बना है इसमें ये जो यहाँ पर ये जो OH आया है, दिस OH इज फ्रॉम बेस। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपन का क्या बोलता है, स्टेप 2। ये मोनो एनाइन था बेटा, अब दूसरा मालिक्यूल अपन ने फॉर्मल्डिहाइड कर लिया। अब क्या करता है बेटा, ये तगड़ा प्लस आई है। अब ये जो तगड़ा प्लस आई है ये क्या करेगा, ये ऐसे इसको ये जो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा सो दैट कि ये H माइनस बाहर हो जाए। अच्छा कि अगर OH आपने बाहर करा लिया बेटे फिर तो फॉर्मल्डिहाइड ही बन जाएगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। बट ये प्रोडक्ट, जबकि आपको पता है कि मैकेनिज्म जितनी भी होती है वो प्रोडक्ट को देखने के बाद डिसाइड की जाती हैं कि भाई ये मैकेनिज्म सही है ये गलत है। तो ऑल मैकेनिज्म्स आर प्रोडक्ट बेस्ड मैकेनिज्म, ठीक है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये H बाहर होगा तो जैसे ही इसको किक मारेगा तो ये H माइनस बाहर होगा, नॉट H प्लस, H माइनस का माइग्रेशन होगा। तो H माइनस निकला तो यहाँ प्लस आएगा बेटे, H माइनस निकला तो यहाँ प्लस आएगा और देखो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देख लीजिए बना लिया। और ये जो H माइनस निकला है, ये जो H माइनस निकला है हाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड निकला है बेटे अब ये दूसरे के मालिक्यूल के कार्बोनाइल में अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और ये H माइनस यहाँ पर आ जाएगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा बेटे, इसका H माइनस। तो H माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो बेटा एक H लग गया क्या, ये देखिए एक H लग गया, तो यहाँ पर O माइनस हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ छिपा है, बहुत राज छिपे हैं। तो सेकंड स्टेप इज हाइड्राइड शिफ्ट, और ये यही होता है आपका RDS, यही आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। RDS होता है रिडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो माइग्रेशन ऑफ H माइनस आयन इज RDS। ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेप ये जो आपका है। अच्छा यहाँ तक बात समझे आप, क्या समझे, जरा देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो OH था वो कहाँ से आया था बेटा, बेस से आया था। बहुत अच्छी बात है, कहाँ से आया था, बेस से आया था। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो इसमें जो H आया है, ये वाला H जो आया है, ये हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट होके बेटे यहाँ आया है। बोलो बेटे, तो ये जो H ये दो H तो पहले थे इसके पास, जो एक H ये आया है 1H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान रखिएगा, है ना। कहाँ से आया है, वो जो कार्बोनाइल कंपाउंड जो मोनो एनाइन बनाया था वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा कार्बोनाइल, ये वाला कार्बोनाइल, ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बोनाइल लिए थे उसी का H देखो शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पे जाके। तो एक H यहाँ से आया है और ये जो OH है बेटे कहाँ से आया, बेस से आया है। तो देखो इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर CH3O माइनस दिखेगा। तो CH3O माइनस के अंदर जो एक H घुसा हुआ है, देखो दो H तो उसके ऑलरेडी खुद के हैं, समझो, दो H तो उसके ऑलरेडी खुद के हैं बेटे, देखो दो H तो खुद के हैं, एक H यहाँ से शिफ्ट करके कार्बोनाइल से आया। तो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल, 1H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो CH3O माइनस हो गया, क्लियर। और यहाँ पर जो OH है वो बेस से आया। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटे, ये देखो एसिड है बेटे और ये देखो आपका O माइनस था यहाँ पर, है ना, CH3O माइनस, ये CH3O माइनस है। अब CH3O माइनस है तो ये एसिड है, यहाँ से क्या करेगा, ये एसिड, और देखो ये बेस है, ये यहाँ से H प्लस खींच लेगा तो ये CH3OH बना देगा। और देखो यहाँ पर इस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और अगर आपने NaMH लिया तो यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा। अब बात समझने की यहाँ पर क्या है, तो थर्ड रिएक्शन में देखो, अगर आप देखो तो ये फॉर्मिक एसिड है और ये देखो आपका क्या अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। और आपको पता है फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस अल्कोहल। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फिजिबल होती है, बहुत स्पॉन्टेनियस होती है बेटे। तो आराम से हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे, ये जो CH3OH अभी मैंने क्या बताया, CH3OH में ये जो CH3 है इसके पास क्या एक H दूसरे वाले दो मॉलिक्यूल लिए थे, दूसरे वाले कार्बोनाइल के H से हाइड्रोजन शिफ्ट होके आया था, हाइड्राइड शिफ्ट होके आया था। सो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट। और ध्यान रखो बेटा, ये जो H आया है
ये देखो O माइनस, ध्यान से देखो ये OH वाले H से आया है, और OH कहाँ से आया था? बेस से आया था। तो ये जो H यहाँ पर शिफ्ट होके गया है, यहाँ पर CH3OH बना है, दिस OH इज फ्रॉम बेस। समझ गए बात की नहीं समझ गए? ध्यान रखो जो CH3OH है इसके अंदर एक H कार्बोनाइल से आया है, फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट करके आया है, और इसका जो O के साथ H यहाँ पर लगा हुआ है ये बेस से आया है। क्लियर है बेटे? चलिए, तो अभी आपने अब इसकी कैनेटिक्स की बात करते हैं। इसकी किसकी बात करते हैं? कैनेटिक्स की बात करते हैं। तो देखो बेटा, अभी आपने K1/K2 लिखा था, ये तो केवल क्या था? मोनोएनाइन बाय OH माइनस बाय कार्बोनाइल। देखिए जरा सा, मोनोएनाइन बाय OH माइनस बाय कार्बोनाइल, ये इक्विलिब्रियम था, है ना? बोलो बेटे, आप समझे? तो अब अगर आप बात करें यहाँ पर किसकी बात करें बेटे, किसकी बात करें कि मोनोएनाइन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से क्या आएगा, तो देखो क्या करोगे आप बताओ। K1/K2 OH माइनस यहाँ ले जाओ, कार्बोनाइल भी यहाँ ले जाओ, तो मोनोएनाइन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? K1/K2 इंटू OH माइनस इंटू कार्बोनाइल कंपाउंड। बोलो बेटे, और रेट कैसे निकालोगे? रेट हमेशा RDS से निकालते हैं, तो RDS आपका ये है। तो यहाँ से अगर आप रेट का फॉर्मूला लिखोगे तो बेटे क्या लिखोगे जरा समझिएगा। रेट इक्वल्स टू, हमेशा एरो का ये देखते हैं टेल, तो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोएनाइन, यही तो है मोनोएनाइन आपका, दिस इज मोनोएनाइन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोएनाइन बेटे इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? दिस इज कार्बोनाइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइल। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो जा रही है बेटे, ये जो मोनोएनाइन बन रहा है ये बीच का इंटरमीडिएट बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है, ठीक है? और जो कि देखो मोनोएनाइन कंज्यूम होकर फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जा रहा है। तो इस मोनोएनाइन जो है, इस मोनोएनाइन को हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा, ठीक है? यहाँ पर K लिख लो, कुछ कांस्टेंट K' लिख लो, जो भी है सर। तो R इक्वल्स टू K आ गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख लो बेटे, जब आप RDS की बात आप कर रहे हो, यहाँ पर RDS की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो बाइमॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है? कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी इस RDS के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉलिक्युलरिटी आपका 2 हो जा रहा है, ओवरऑल ऑर्डर अभी यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, बट अभी ओवरऑल, क्योंकि हमें यहाँ से मोनोएनाइन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। काइनेटिक्स में अपन देखते हैं कि जो भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करके स्टेबल फॉर्म में लाते हैं। तो मोनोएनाइन को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, अभी आपने देखा। तो ये आपका रेट का फॉर्मूला आ गया, जरा देखिएगा कहाँ से लिखा, ये हमने यहाँ से RDS से लिखा है। जरा देखिए, समझाता हूँ कैसे आपको। रेट ऑफ मैकेनिज्म 1, ये मैकेनिज्म 1 चल रही है, अभी आपको और भी आगे दिखाएंगे। तो देखिए मोनोएनाइन का कॉन्सेंट्रेशन ये आ गया कि नहीं आ गया बेटे? अभी आपने रेट का फॉर्मूला किया था K' मोनोएनाइन इंटू कार्बोनाइल, अभी लिखा था कि नहीं? अब ये मोनोएनाइन को उठा के यहाँ डाल दो, क्योंकि मोनोएनाइन इज अनस्टेबल, वो तो रिएक्शन गायब हो जा रहा है फाइनली, तो इसलिए उसको हटाएंगे। तो इसकी जगह पर अपन उठा के इसको पुट करेंगे। जैसे आप इसको पुट करोगे तो K' K1/K2 देखो OH माइनस आ जाएगा, कार्बोनाइल से कार्बोनाइल का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटे, तो अब देखो OH माइनस भी आपका क्या था? सब रिएजेंट था जो अटैक किया था, और कार्बोनाइल कंपाउंड ये है ना। तो सारे के सारे फॉर्मेट सही आ गए। अब जब फॉर्मेट सही आ गए तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है बेटे। सो ओवरऑल ऑर्डर आई इस रिएक्शन की, वो 3 आई। कितनी आई? 3 आई। मॉलिक्युलरिटी कितनी आई? 2 आई, क्योंकि RDS में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। बताओ बेटा, तो बाई मॉलिक्यूलर हो गया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। बताओ ना बेटे, ठीक है? तो अब इस तरह से, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप देखें ध्यान से, तो आपने यहाँ पर 3 स्टेप देखे थे बेटे। पहले स्टेप में क्या था? अटैक ऑफ OH माइनस, देखिए अटैक ऑफ OH माइनस। दूसरे स्टेप में बेटे क्या है, जरा देखो, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर RDS था। तीसरे स्टेप में आपका एसिड बेस रिएक्शन है। तो दिस इज 3 स्टेप रिएक्शन, दिस इज 3 स्टेप रिएक्शन। चलो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए। क्या बायोमॉलिक्यूलर? यस बिल्कुल सही है। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3? यस बिल्कुल सही है। हाइड्राइड ट्रांसफर जो स्टेप है वो RDS है, RDS में हाइड्राइड ट्रांसफर होगा हमेशा। 30 to 50% बेस या कॉन्क बेस यूज़ करते हैं अपन। यील्ड जो प्रोडक्ट की होती है 50 to 60% होती है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है और DPR है। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और DPR है। कैसे? आपने 2 ही मॉलिक्यूल लिए, देखिए इस तरह से, उसने क्या बना दिया? HCOO माइनस और प्लस CH3OH। बताओ बेटे, ये देखो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और इसका क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, ये जो कार्बन है, कार्बन का ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। आप देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब ऑक्सीडेशन निकाल के चेक करो, कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है और उसी का घट रहा है। ऐसे रिएक्शंस को अपन, जैसे मैं आपसे ऐसे बात करूँ कि सपोज ये A है, A प्लस सपोज 3 है, और इसने क्या किया? A+2 दे दिया और A+5 दे दिया। तो देखो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सेम एलिमेंट का बढ़ रहा है और घट रहा है, और रिडॉक्स हो गया। देखो घट रहा है तो रिडक्शन, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, तो हो गया रिडॉक्स, क्योंकि सेम एलिमेंट का हो रहा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। तो इसलिए जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन होती है बेटा, वो DPR रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। सो इट इज ए रिडॉक्स एंड DPR, ठीक है? और इट इज ए 3 स्टेप रिएक्शन। कितनी स्टेप रिएक्शन होती है बेटे? 3 स्टेप रिएक्शन होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए
अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात थी बेटा, फिर से एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के लिए थे और आपका पहला जो कंपाउंड बना था वो क्या बना था, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और दूसरा जो बना था वो CH3OH बना था। मैं फिर से पूछना चाहूँगा ये कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर ये जो H आया O के पास, ये बेस से आया है, बेस से आया। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, 2 तो उसके खुद के थे, एक कहाँ से आया, तो एक कहाँ से आया, फ्रॉम कार्बोनाइल ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर, फ्रॉम कार्बोनाइल ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर। इस बात को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसमें बेस्ड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटे। तो ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म में दिखा दिया। चलिए एक क्वेश्चंस पर बेस्ड करते हैं, जरा देखिए क्या है। इन अ गिवन कैनिजारो रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप आपका कौन सा था, RDS होता है बेटे। देखो ये देखिए आपका बेंजल डिहाइड है बेटे, इसके पास कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, अल्डिहाइड है, अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, बेस लिया है तो ऑब्वियस बात कैनिजारो देगा। तो देखिए ये देखिए आपका अल्कोहल बन जा रहा है, और दूसरा देखिए उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जा रहा है, तो कैनिजारो है। अब कौन सा स्टेप है, देखो the deprotonation of this, the attack of OH minus at the carbonyl, the transfer of hydride to carbonyl। बताओ बेटा क्या होना चाहिए, RDS क्या था, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनाइल, यही तो था। सो दिस विल बी द आंसर, आंसर सी। कम खत्म बात, सिंपल सी बात बेटे। आ रही बात समझ में, मजे से बात समझ में आ रही बेटे, बहुत बढ़िया तरीके से देखें आप, मस्त हो जाए बस। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब आपके पास ये रिएक्शन है, HC डबल बॉन्ड OPH कॉन्केनेज डाला, तो देखिए एक इसका सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट बन गया और एक अल्कोहल बन गया। कैसे बना, और फटाफट देखें। अब तो आप समझ गए, थोड़ा तेजी से काम करते हैं। पहले स्टेप में अटैक ऑफ OH कराते हैं, OH का अटैक कराया, यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल, ये ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे जोड़ दिया, देखिए ये जोड़ दिया मोनोएनाइन, ठीक है। जैसे उन्होंने, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटे, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो O माइनस को किक मारेगा तो H माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड आ गया। अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो H देखो PH CH और H और O माइनस। ये H कहाँ आया, फ्रॉम कार्बोनाइल ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर। बात समझ में आती है। इसके बाद फिर इन दोनों के इस बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी, देखिए कराइए, तो इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो ये OH कहाँ से आया था बेटे, ये OH कहाँ से आया था, फिर से बोले ये OH कहाँ से आया था, इस बेस से आया था, बेस से आया था, ठीक है। तो ये देखो OH से ये H प्लस ले लेगा और PHCH2OH में। तो बताओ बेटा इसका एक H कहाँ से आया, बताएं, एक H कहाँ से आया, एक H कहाँ से आया बेटे, बेस से आया। ये वाला OH वाला जो H है बेस से आया। इसके अंदर एक H कहाँ से आया, कार्बोनाइल से आया, ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर आया है। बात समझ में आती है बेटे। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, क्लियर है कहानी एकदम अच्छे से। काइनेटिक्स में फिर से वही बात करें बेटे, तो काइनेटिक्स तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर ही लिए हैं, अभी नहीं कर लिया बेटे, काइनेटिक्स अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया है बेसिकली। कैसे, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप RDS क्या है, जरा चेक करें एक बार और फटाफट देख लें, अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये आपका RDS है, तो रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू सम K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। देखो चेक करो, ये क्या, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो है इंटू कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मल्डिहाइड। देखो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोएनाइन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड, ये आ गया। चलिए आगे, अब यहाँ से ये मोनोएनाइन, ये अनस्टेबल फॉर्म, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप फिर से क्या करोगे, देखो यहाँ से देख लो K1/K2 जो भी है, या फिर K इक्विलिब्रियम क्या होगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोएनाइन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO माइनस PH/OH डिवाइडेड बाय, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूँ, OH माइनस इंटू HC डबल बॉन्ड OPH। यहाँ से मोनोएनाइन निकालोगे तो दोनों इधर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा K1/K2 इंटू OH माइनस इंटू HC डबल बॉन्ड OPH। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोएनाइन आ जाएगा, बोलो बेटे, O माइनस COH PH, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब इसी के कॉन्सेंट्रेशन को उठा के जो आपने रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो तो ये देखो ये नहीं आ गया। अब बेटा K इक्विलिब्रियम से देखिए मोनोएनाइन और मोनोएनाइन यहाँ से निकाल लो, तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, K इक्विलिब्रियम मीन्स K1/K2 OH माइनस इंटू फॉर्मल्डिहाइड। देखिए अभी आपने लिखा, देखिए OH माइनस इंटू, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड मैं बार बोल दे रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड है ना, तो K1/K2 इसको K ही बोल दो, तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पर, आ गई। अब ये चीज़ जो है इसका वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करो, जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये K1 और K इक्विलिब्रियम मिलकर सम K हो जाएगा, है ना, और फॉर्मल्डिहाइड बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो स्क्वायर हो जाएगा और एक OH माइनस वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा नेट ऑर्डर। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई बेटे, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 3 है, यहाँ पर 4 भी होती है। अगर हम यहाँ पर एक्सेस NaOH ले लेते, एक्सेस कॉन्क बेस ले लेते, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 भी हो जाती है। कैसे, जरा देखो, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको, वो मैकेनिज्म भी सीखे बेटे आप, वो मैकेनिज्म भी सीखे, हर चीज़ सीखे बेटे तगड़े से। मुझे लगता है कि काइनेटिक्स पूरी समझ में आ गई बेटे कि नहीं आ गई आपको। चलिए आगे देखिए, मैकेनिज्म 2, अगर आपने एक्सेस बेस लिया तो क्या होगा, अगर आपने एक्सेस बेस लिया तो क्या होगा बेटे, ठीक है। कैसे, जरा देखें आप, जरा गौर फरमाइएगा बेटे।
फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को ऑन बेस डाला, एक्सेस बेस डाला, पहले वही अटैक ऑफ OH माइनस करा दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये OH यहाँ अटैक कर गया, देखिए OH अटैक कर गया, है ना। तो ये मोनोएनायन बना, क्या बना, मोनोएनायन। जैसे ही मोनोएनायन बनता है बेटे, ये बेस क्या करता है, ये वाला जो OH है ना, इसके H+ को खींच के पानी में कन्वर्ट हो जाता है और इसको डाई एनायन बना देता है। क्या बना देता है बेटे, डाई एनायन बना देता है। और ये जो डाई एनायन बना, फिर से देखो, जब ये डाई एनायन बना तो उस केस में फिर जो थर्ड स्टेप आता है वो आपका सबसे लोएस्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि पहले जब आपका इसके पहले वाले मैकेनिज्म में आप जब बात करें, जरा ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा याद करें, अभी जस्ट मैंने बताया उसमें क्या हो रहा था, O माइनस था बेटे, बोलो था कि नहीं था, और यहाँ पर क्या था, OH, और यहाँ पर H था। ये इसका तगड़ा प्लस आई लग रहा था, इस H माइनस को बाहर कर दे रहा था, या डबल बॉन्ड आ जा रहा था। अब अगर यहाँ पर एक O माइनस और आ गया है बेटे, तो ये भी तगड़ा प्लस आई लगाएगा, ये भी तगड़ा प्लस लगाएगा, इसको निकालना और आसान हो जाएगा, बहुत तेजी से बाहर करेगा, दो जगह से इलेक्ट्रॉन देगा, जो H माइनस उस H के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज धक्का देगा। भाई ये भी इसको इलेक्ट्रॉन्स को इसके रिपल करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना बेटे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को क्या करेगा, तेजी से रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, मतलब इसका भी तगड़ा प्लस आई क्या करता है, धक्का देता है ना, इसको धक्का देगा। इसके पहले वाले मैकेनिज्म जब एक ही धक्का दे रहा है, जिसमें अब 2 धक्का देने वाले पैदा हो गए, तो उसको तेजी से निकलेगा। मतलब पता है क्या होगा कि मैकेनिज्म ये जो 2 है, इसका जो RDS वाला बन रहा है, पहले वाले मैकेनिज्म के RDS के रिस्पेक्ट में ये स्लो तो है, बट उसके रिस्पेक्ट में अगर हम RDS से कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा फास्ट होगा, है ना। सो इन मैकेनिज्म 2 बेस इज इन एक्सेस अमाउंट में है, एंड इज इट फास्टर देन मैकेनिज्म 1 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाई एनाइन इन RDS। तो डाई एनाइन बन जा रहा है, और डाई एनाइन फिर तेजी से यहाँ पर H को निकाल देगा। H निकल गया बेटे, देखो, तो यहाँ पर देखो H निकला, तो यहाँ माइनस निकला, तो यहाँ प्लस आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और देखिए H निकला, यहाँ पर चला गया, फिर से वही बात बेटे, तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव H यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये H कहाँ से आया, फ्रॉम कार्बोनाइल ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर, वही बात एकदम आ गई, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, मोर टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्राइड आयन देन मैकेनिज्म, यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी इस कंपाउंड की। रीजन आपने समझिए कि 2 लोग धक्का मारने वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा बेटे, इसके बाद फिर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। एनायन तो इसका ऑलरेडी बन ही चुका है, कार्बोक्सिलिक मतलब CO माइनस बन ही चुका है, एनायन तो बन ही चुका है। अब अल्कोहल कैसे बनेगा, तो अब ये वाला जो आपका मोनोएनायन यहाँ पर है, ये पानी से H+ ले लेगा, कहाँ से ले लेगा, पानी से H+ ले लेगा, और CH3OH और OH माइनस को बाहर कर देगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आप बोलोगे सर पानी से ले लिया इसने, अरे भाई तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आया था OH से आया था, फिर से ध्यान दो, गड़बड़ नहीं करना। पानी के अंदर ये पानी बनाया, तो पानी के अंदर जो H आया है, इसके अंदर OH, पानी के अंदर भाई OH माइनस और एक H, तो पानी के अंदर जो H आया है वो कहाँ से आया है, वो बेस से ही तो आया था बेटे। अरे भाई यहाँ पर ये OH लगा, ये लगा OH, ये देखो वही OH है कि नहीं जो बेस से आया है, और इसी का तो H+ ने खींचा है। तो अगर इसको वापस H+ चाहिए तो ये H+ ये गया यहाँ पर, तो ये H कहाँ से है, बेसिकली बेस से है। कहाँ से है, बेस से। तो यहाँ पर भी CH3OH में जो H है वो कहाँ से है, बेस से ही है। और यहाँ पर जो 2 H हैं उसमें से एक H कहाँ से है बेटे, बताओ कहाँ से है, बताओ, ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम कार्बोनाइल, जो दूसरा मॉलिक्यूल था उसके हाइड्राइड ट्रांसफर की वजह से आया है। बताओ बेटे, कहानी एकदम अच्छे से सब तगड़े से समझ में आ रही, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखें तब मजा आएगी। चलिए RDS कौन सा है बेटे, आपको ये बताएं पहले, RDS कौन सा है आपका, RDS ये है। RDS को देख के आप रेट का फॉर्मूला लिखोगे, चलो लिखो। तो RDS इज इक्वल्स टू सम K, इसको K2 बोल दो, सपोज K2 कुछ भी बोल लो, तो HCO माइनस O माइनस H इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बेटे, ये लिखो। अब इस पाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, बताओ बेटे। हटाओगे तभी तो होगा कि नहीं होगा, बोलो, हटाओगे तभी तो होगा कि नहीं होगा। अब इसको कैसे हटाओगे, ठीक है। K2 बोलो या K बोलो, जैसा भी है ना, जो मर्जी हो आपको इसको बोलो, K बोल देते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कोई कॉन्स्टेंट होगा, गिवन नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो ना बेटे। चलो क्या, अब आपको देखो डाई एनाइन को हटाना पड़ेगा। डाई एनाइन को कहाँ से हटाओगे, देखो यहाँ से। तो डाई एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन लिखें, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दो सीधे, K इक्विलिब्रियम करके, KE इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो बताओ बेटा डाई एनाइन कौन सा वाला, ये वाला है बेटे डाई एनाइन। क्या करते हैं जनाब, डाई एनाइन ये वाला है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए लिखिए यहाँ से डाई एनाइन क्या है, देखिए ये डाई एनाइन है। तो कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा वाटर एक्सेस अमाउंट हुआ था तो वाटर कोट तो नहीं ले रहे हैं अपन, तो सीधे डाई एनाइन प्रोडक्ट लिखा, HCO माइनस O माइनस बाय H, बोलो बेटे बात समझ रहे, एक्सेस अमाउंट छोड़ दिया इसको, इज इक्वल्स टू इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कितना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटे, K2 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा समझिएगा इसको आप। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, डाई एनाइन लिख रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, है ना। अच्छा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो इसको K2 लिख लो ऐसे, ये है K2, देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। ये हो गया प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बेटे, क्या है देखो यहाँ पर, ये है आपका क्या है, HCO माइनस H और OH है, और इंटू OH माइनस है बेटे। बट यहाँ पर एक दिक्कत होगी बेटे, बहुत बड़े कष्ट हो गया यहाँ पे,
बहुत बड़ा कष्ट हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जरा देखिए ध्यान से। ये तो डाई एनायन आपने लिया ही लिया था इस K2 में। जब आप K2 निकालोगे और डाई एनायन को कॉन्सेंट्रेशन जब निकालोगे, एक बार अच्छा निकालो। अच्छा बेटा एक चीज़ समझो, ध्यान से समझो। पहले एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। ध्यान से देखो, आप RDS को देखोगे, RDS को देख के आप रेट का फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट वहीं से आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो रेट आपने कैसे लिखा, देखो रेट, तो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, लिख लिया। फिर अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, ये जो डाई एनायन अनस्टेबल स्पीसीज है, हमेशा अनस्टेबल स्पीसीज को हम फाइनल रेट से हटाना होता है, तो रेट से हटाओ। तो इसको हटाने के लिए अपन के पास दो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमें डाई एनायन हटाना है, तो डाई एनायन तो हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, इसका वही K2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो K2 क्या लिखा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। वाटर को अपन लेते नहीं, एक्सेस अमाउंट में रहता है, वाटर को कांस्टेंट लगभग कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए वाटर को हमने लिखा नहीं। तो डाई एनायन देखिए ऊपर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, देखिए ये डिवाइड बाय दिस। तो अगर आप यहाँ से डाई एनायन निकालो, चलो निकालो अच्छा एक बार। तो डाई एनायन जब आप यहाँ से निकालोगे, देखिए सारा कुछ लिख रखा है, बट यहाँ से भी समझें आप, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH और बेटे यहाँ पर O माइनस, देखो ये वाला ये, और इनटू क्या बेटे OH माइनस, यह देखो इनटू OH माइनस, ये मोनो डाइनाइन आ गया, इसको इधर लेके चले गए। अब ये जो डाइनाइन आए का फॉर्म वैल्यू आए, यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो K, और जब आप इसकी जगह पुट करेंगे तो OH माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि देखो K, और यहाँ पर K2 भी है, तो K2। कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से समझें बात को। सो R इज इक्वल्स टू K2, इसकी जगह पुट करो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, HCO माइनस OH, बोलो बेटे ये हो गया, ये इसकी जगह पे अभी पूरा लिखो, अब OH माइनस भी आगे आ रहा है, और यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड बचा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे। यहाँ तक बेटे आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कि नहीं क्लियर हो गया, ये कैसे आया। अब फिर से लेकिन देखो, तो फिर से बेटा यहाँ पर एक मोनोएनाइन आ गया, मोनोएनाइन भी अनस्टेबल है, मोनोएनाइन भी अनस्टेबल है, तो अब इस मोनोएनाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब इस मोनोएनाइन को कैसे रिप्लेस करोगे, समझो बेटे, यहाँ तक बात समझ में आ गई, हटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। अब देखो, तो डाइनाइन से तो आपने काम चला लिया, डाइनाइन को निकाला और आपने यहाँ पे इसके रेट की फॉर्मूले पुट कर दिया। अब यहाँ पे मोनो, तो ये जो आया एन आया, इसको निकालने के लिए फिर से आप क्या करोगे बेटा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K2 है, जो K1 है, सॉरी, तो K1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, फिर से करो, तो HCO माइनस बाय H इंटू OH डिवाइडेड बाय, देखो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। हरी बात समझ में थे। अब यहाँ से आप ये निकालो, तो यहाँ से निकालोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आएगा मोनोएनाइन HOH जो आएगा, दैट विल बी K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। बोलो बेटे, अब ये वाला जो आया वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू, ये उठा के बेटे इस वाले में यहाँ डालोगे कि नहीं डालोगे। जैसे यहाँ डालोगे तो देखो क्या क्या जाएगा, K था पहले, फिर K2 था, फिर K1 आ गया। अब ये पूरा लिख रहा हूँ, OH माइनस पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पहला, फिर आप खुद समझ जाओगे। अब ये आ गया, अब उसके आगे क्या बच रहा है, देखो इसकी जगह आप अपनी पूरा उठा, फिर OH माइनस आगे लिखा हुआ है, फिर HC डबल बॉन्ड OH है, जरा देखे ध्यान से, तो इसको पूरा K बोल दो, तो R इक्वल्स टू K, बोलो बेटे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HC, देखो फॉर्मल्डिहाइड जो है होल स्क्वायर हो गया, ये HC डबल बॉन्ड H होल स्क्वायर, और देखो OH माइनस भी होल स्क्वायर, तो उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 + 2 = 4 आ गया। बोला बेटा ये सब फॉर्मेट आ गया, कोई मोनोएनाइन डाइनाइन सब गायब हो गए, तो ये सही फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया आपका आंसर। तो कुछ इस तरह से बेटे आपका देखो, तो फॉर्मल्डिहाइड स्क्वायर, OH माइनस स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ पर कर रखा है, अब आपको मैंने समझा भी दिया है, देखो तो फाइनल ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, तो मैंने आपको भी समझाई दिया, और फाइनली आपको दिखाते हैं, देखो ये आ गया आपका, ये देखिए है ना, इसको सम K डैश या K बोल दो, तो नेट ऑर्डर आपका 4 है, और बाई मोलिकुलर अभी भी है, क्यों है बाई मोलिकुलर, देखिए जरा सा, मैं RDS देखें, अभी भी यहाँ पर 2 मोलिकुलरिटी बेटे हमेशा RDS के रेस्पेक्ट में देखना, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन को अपन मल्टी स्टेप रिएक्शन की जो नेट रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड मोलिकुलरिटी फॉर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मोलिकुलरिटी की बात भी करोगे तो हमेशा आप एलिमेंट्री के रेस्पेक्ट में बात करोगे। तो यहाँ पर अगर आप RDS के रेस्पेक्ट में बात करें, मोलिकुलरिटी आपसे पूछा जाए तो भाई 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, ऐसे बात करोगे। ओवरऑल मोलिकुलरिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसकी। बोलो बेटे कहानी क्लियर है। तो अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बायोमोलिकुलर है, ऑर्डर 4 है, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इज 3 है ना, इज RDS दैट इज स्टेप 3, एक्सेस 30 to 50% बेस या एक्सेस कॉन्ग बेस इज यूज्ड, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट मोर 50-60% ही होता है, इट इज रिडॉक्स एंड DPR है ये आपका, है ना, इट इज 4 स्टेप रिएक्शन। पहले में क्या हुआ, अटैक ऑफ OH माइनस, देख तो एक बार चेक करो जल्दी से फटाफट, अटैक ऑफ
OH माइनस, फिर दूसरे में क्या फॉर्मेशन ऑफ डाई एनायन है, फिर तीसरे में क्या हाइड्राइड ट्रांसफर है देखो, फिर एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इट इज अ 4 स्टेप रिएक्शन, अटैक ऑफ OH माइनस, फॉर्मेशन ऑफ डाई एनायन, हाइड्राइड ट्रांसफर, एसिड बेस रिएक्शन। बेटा एकदम मज़ेदार चीज़ समझ रहे हो कि नहीं, एक एक चीज़ चुन चुन के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब ज़बरदस्त गलत तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, बताए ना आप, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही बेटे। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्वेश्चंस और इंटरमोलिकुलर कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो। अब मैंने ट्रिक बता रखी तो थोड़ा सा फास्ट पे काम करने की कोशिश करना बेटे। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझा देता हूँ कि ये किस तरह से स्टार्टिंग में मैंने बताया था किस तरह से ये DPR भी है। जरा देखिए यहाँ पर अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0 आएगा, निकाल लोगे ऐसे से 0 आ रहा है। ठीक है, इसका 2 मॉलिक्यूल को आप चाहो तो ऐसे लिख लो HCD, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला कार्बन 0 है, अब यहाँ से यहाँ पर +2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ बेटा 0 से अगर आप ऐसे लिखो HCOD से क्या बन रहा है DCOONA प्लस CH2DOH। अब बताओ बेटा 0 से एक में यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है और एक में क्या हो रहा है -2। तो देखो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, घट रहा है रिडक्शन, एक ही एलिमेंट से हो रहा है, तो रिडॉक्स तो ही है, साथ साथ ही सेम एलिमेंट का हो रहा है, इसलिए DPR भी है। तो जब अब एकदम अच्छे समझ में आ गई। अब इसका अगर हम इसकी बात करें बेटे, इसकी बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा कि प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर रिडॉक्स भी है DPR भी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे CH CD और CH में कौन सा तगड़ा बॉन्ड होगा? CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। CH बॉन्ड कैसा होता है बेटे? वीक बॉन्ड होता है। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको, कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे? सबसे पहले क्या करोगे? OH माइनस को अटैक कराओगे। तो कुछ सिमिलर मॉलिक्यूल है, करा लो किसी एक अटैक OH माइनस। तो ध्यान से समझिएगा, OH माइनस देखो OH है, OH माइनस को अटैक कराया, ये देखिए OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, ये टूट गया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे OH लग गया। जैसे OH लगता है तो बेटा हाइड्राइड ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर बताओ, थोड़ा समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। HCOD, ठीक है, OH माइनस को अटैक कराया अपन ने। अब इसके मैकेनिज्म आपको और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे अटैक किया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, क्या बनाया बेटे इसने? HCO माइनस और यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर D हो गया। चलिए अब इसके बाद फिर इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेते थे आप, है ना, डायरेक्ट समझिए बात को। अब जब दूसरा लोगे तो तगड़ा प्लस आई। अब यहाँ पर क्या हो सकता था कि H निकलता, तो यहाँ पर H और D है। अब बताओ बेटा कौन निकलने वाला है यहाँ से? अब बताओ कौन निकलने वाला? H निकलेगा, D निकलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो कौन माइग्रेट करेगा? H माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, दूसरे वाले का माइनस +, और इसका H माइनस बाहर माइग्रेट होगा, D नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस इज वीकर बॉन्ड। तो सो CH बॉन्ड विल ब्रेक एंड H विल माइग्रेट। तो H और D में H माइग्रेट होगा और ये H यहाँ जाएगा। जैसे H यहाँ पर जाएगा तो बताओ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? जरा ध्यान से एक और फरमाइएगा, यहाँ पर क्या क्या बच रहा है? तो ये निकला, तो यहाँ प्लस आ गया बेटे, आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो D बचा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ D बचा, और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर देखो ये OH हो गया, और प्लस क्या बन रहा है? यहाँ पर H लग गया, तो HCH, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर D। बोलो बेटे, बोलो। फिर ये इस H को यहाँ से खींच लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो क्या बना देगा? देखो D C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HC, बेटा बताओ यहाँ पर OH हो जाएगा, और बोलो ना बेटे, और यहाँ पर H और यहाँ पर D। तो बेसिकली ये क्या बन गया? देखो जरा D, और Na है तो Na लगा सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ D C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और प्लस बेटे देखो CH2DOH, CH2DOH। आप सोचो, आपसे पूछा गया क्या कि भैया ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो बेटा ये हाइड्रोजन तो हमेशा कहाँ से आता है? OH जहाँ से आता है वहीं से आता है, O के साथ वाला अभी मैंने बताया था, दिस इज फ्रॉम बेस। तो Na बची, ये जो H है ये कहाँ से आया? बेस से आ गया, बेस से आ गया। अब इसके पास देखो, समझो बात को, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल था उसके पास H और D तो ऑलरेडी पहले से था, तो एक H और एक D था, तो एक एक्स्ट्रा H आया ना बेटे इसके पास। समझो बात को, एक H और एक D तो पहले से था, यहाँ पे समझो बात बेटे, है ना। तो एक H एक्स्ट्रा आया, कहाँ से आया? दूसरे मॉलिक्यूल से, ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर आया। तो 1 H इज फ्रॉम अनदर कार्बोनाइल ड्यू टू हाइड्राइड ट्रांसफर। मैकेनिज्म भी आपके सामने आ गए बेटे। समझ में आ रही है बेटे बात की नहीं बात आ रही है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ कैनिजारो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कैनिजारो। समझ में आ गई? देखो ये आपके सामने था एग्जांपल। अच्छा अब NaOH होता तो क्या करते? HC डबल बॉन्ड H है, तो ये तो सिंपल एक, मतलब यहाँ पर ड्यूटेरियम है ही नहीं है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है ही नहीं बेटे, तो डायरेक्ट बना दो। क्या करो अब, एक कंपाउंड का आप क्या बना दो? एसिड सॉल्ट बना दो। तो क्या बन जाएगा एसिड सॉल्ट? HCONA बना दिया। और दूसरे का क्या करो बेटे? दूसरे का अब एक कार्बन का अल्कोहल क्या बन सकता है? तो देखो चाहो तो आप डायरेक्ट बनाओ, चाहो तो फिर अब आप क्या करो। अब शायद मुझे लगता है कि मैकेनिज्म तो समझ रहे हो, अब आपको शायद ट्रिक भी समझ में आनी चाहिए बेटे।
अब आपको ट्रिक भी चूंकि सिमिलर है तो इसका मतलब है क्या है कि एक तो बेटा आपका क्या बनेगा, एसिड सॉल्ट बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। एक मॉलिक्यूल का एसिड सॉल्ट बनेगा, दूसरे का अल्कोहल बनेगा। एसिड सॉल्ट कैसे बनाओगे, तो उसके लिए सिंपल सा एसिड सॉल्ट किसका बनता है, जिस पर OH को आप अटैक कराते हो। OH को अटैक कराते हो, फिर उससे हाइड्राइड ट्रांसफर भी करा देते हो। तो देखो इसका हाइड्राइड ट्रांसफर इधर करा लो, करा दिया तो CH3 हो गया, और इसको OH कर दो यहाँ पे CH3, उसको OH कर दो यहाँ पर। लेकिन जो H आएगा कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। तो देखो CH3OH, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए OH आ गया, मैकेनिज्म तो आपको पता है, दिस इज फ्रॉम बेस, बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ से आया हुआ है। अब इसका क्या बना, एक हाइड्रोजन बचा, तो देखो हाइड्रोजन, और देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ONA लिख दो, ONA लिख दो। और DPR क्यों है, रीजन आपके सामने है। क्या मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा, देखो जरा सा, HCH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। अब आप तरीका समझें, मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता है। चलो पहले अल्कोहल बनाते हैं। तो बताओ बेटा, इसका HH है, सेम है, तो कौन सा ट्रांसफर होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। C और D होता तब भी H होता, और H तो वैसे भी H सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, H का होता है, फिर फिनाइल का आता है, फिर मिथाइल का, अल्काइल का आता है। तो यहाँ तो H ही है बेटे, तो H इधर चला जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो इस वाले को क्या करो, 2 H थे, एक H यहाँ से आया, तो आपका हो गया CH3, हो गया 2 H थे। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा था कि नहीं टूटा था, ऐसे करके पूरा मैकेनिज्म आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर OH, इस वाले को OH कर दो, और ये H कहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, बेस से लाओ। अब फर्क यहाँ पर पड़ेगा आगे कि मान लो ये NaOD होता, यहाँ पर NaOD होता, तो यहाँ पर OH ना होकर OD हो जाता, क्योंकि यहाँ पर O के साथ जो भी चीज़ आएगी वो बेस से आएगी। अगर बेस में यहाँ पर H है तो H आ जाएगा, बेस में D है तो D आ जाएगा। बात समझ रहे हो यहाँ पर, और एक H जो है दूसरे वाले से आ जाएगा, ये बन गया। अब तो एक H तो माइग्रेट कर गया, अब ये बात बचा, तो इसका एसिड बनाओ, कैसे बनेगा, HC, एक कार्बन है, और बताओ बेटे C डबल बॉन्ड O रहने दो, और यहाँ पर ONA कर लो, या उसका आयन बना लो, एनायन बना लो। ये इस तरह से आप बना सकते हो। देखा जाए कुछ एग्जाम्पल्स करके, चलो देखो थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है बेटे। चलिए देखा जाए बेटे। अब देखो बेटे, ये जैसे आप ये कंपाउंड देख रहे हो, ये आपका अल्डिहाइड है, और इसके पास कोई भी अल्फा H अल्फा D नहीं है, कैनेजारो देगा, सेल्फ कैनेजारो। ये अल्डिहाइड है, इसके पास कोई भी अल्फा H या अल्फा D नहीं है। H और D ये मत देख लेना, अल्फा H का मतलब इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम नहीं है, कैनेजारो देगा, सेल्फ कैनेजारो देगा। इसके पास भी अल्फा H अल्फा D नहीं है, कैनेजारो देगा, कौन सा देगा, सेल्फ कैनेजारो देगा। इसके पास भी अल्फा H या अल्फा D नहीं, कौन सा देगा, कैनेजारो देगा, सेल्फ कैनेजारो देगा। चलिए सब दे रहे हैं, ये बात समझ में आती है। अब ये कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी मैकेनिज्म तो आपके माइंड में है, ये काम करो फटाफट, 2 मॉलिक्यूल्स लें इसके तेजी से। देखिए देखो मैकेनिज्म को माइंड में लेके चलो, VKST तो अपने आप बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा अभी आपको, ट्रिक तो अपने आप बन जाएगा, आप मैकेनिज्म पहले लेके चलें, है ना। OH माइनस को अटैक कर दो, किसी एक पे करा दिया OH माइनस को अटैक, और जिस पर OH माइनस को, मैं बार बोल रहा हूँ, जिस पर OH माइनस अटैक करेगा उसी का एसिड बनता है। चलो OH माइनस अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटा, ऐसे निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आया, जैसे देखिए पॉजिटिव आएगा OH यहाँ जुड़ जाएगा बेटा, इसके H को फिर ये माइग्रेट करा के इधर जोड़ देगा, है ना। तो इसको माइग्रेट करा लो ऐसे, तो यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तुरंत ये H प्लस H माइनस यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, बना लो। चलो सबसे पहले अल्कोहल बनाए, देखो अल्कोहल क्या बना बेटे आपका, C, और यहाँ पर देखो एक H आ गया, तो एक H ये, और ये O माइनस हुआ, और इस O माइनस के पास जो भी चीज़ अब आएगी वो बेस से आएगी। तो O माइनस के पास यहाँ पर देखो H है, NOH में बेटे यहाँ पर क्या है आपका H है, NOH में यहाँ पर क्या आपके पास H है बेटे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो देखो H आ गया। अगर मान लो यहाँ पर D होता तो यहाँ D आ जाता। क्लियर है बेटे, बात समझ में आती है। तो आपका ये बन गया। एसिड कैसे बना देखो, तो H तो मूव कर गया यहाँ से, H तो आपने उड़ा दिया, उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया, तो यहाँ पर OH लगा बेटे, है ना। तो इसका अब चाहो तो सिंपल, आपने अल्कोहल तो बना ही लिया, अब इसका क्या देखो CH2OH हो गया, देखो CH2OH हो गया। इसका देखो H यहाँ पर लिखा भी, H फ्रॉम बेस न्यूक्लियोफाइल आ गया, और इसके पास जो एक H आया देखो इस वाले से गया कि नहीं गया इधर, तो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब एसिड बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, क्या करो कि इसमें से H एक माइग्रेट कर गया कि नहीं कर गया, देखो यहाँ से चौथा, आप यहाँ से समझ गए वो बात क्या है, माइग्रेट कर गया, तो जो बच रहा है पार्ट बस उसी का एसिड बना लो। तो C डबल बॉन्ड O बच रहा है, और इसके साथ O माइनस और Na प्लस लिख दो, खत्म। ये देखो एसिड पार्ट बन गया, तो देखिए आपका एसिड पार्ट हो गया। बोलो बेटे आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें अपना कर सकते हो बहुत तेज़ी से, फास्ट। चलो अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखा जाए। इन दोनों में देखो क्या होगा बेटे, इन दोनों में देखो क्या होगा। अब इसमें क्या करो, इसमें से फिर से एक मॉलिक्यूल इसका ले लो, HC डबल बॉन्ड OD, चले ठीक है। OH को यहाँ पर अटैक करा दो। जैसे OH माइनस अटैक करेगा, अब बताओ बेटे इसमें से माइग्रेट कौन करेगा, H और D में ये बीकर बॉन्ड है, तो ये माइग्रेट कर जाएगा। ये माइग्रेट करके क्या बेटा यहाँ अटैक कर जाएगा जाके, और इस डबल बॉन्ड O को यहाँ पर एक H लगा दो बेटे H, यहाँ पर देखो H लगाया मैंने, और इस डबल बॉन्ड O को मैंने O कर दिया, O माइनस। और देखो यहाँ पर NOH को देखो, फिर यहाँ पर H है ना, तो यहाँ H लिख दो, हो गया CH2D और फिर OH, CH2DOH। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। और यहाँ पर जब H आया, कहाँ से आया, H फ्रॉम बेस न्यूक्लियोफाइल, इस वाले में H फ्रॉम बेस न्यूक्लियोफाइल। और एक H कहाँ से आया देखो, दूसरे वाले कार्बोनाइल, सो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल। देखो
इसके पास एच और डी तो था ही था, एक एच जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से है, और दूसरा देखो कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है बताओ बेटे? इसको उड़ाया आपने तो क्या बचा? डी सी डबल बॉन्ड हो, डी से डबल बॉन्ड हो, ये बचा कि नहीं बचा बेटे? और बस इसका आप सॉल्ट बना दो, एसिड का सॉल्ट बना दो। बेटा समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे? कमेंट में जरूर बताना कि आप मस्त तरीके से, मतलब आप यहाँ पर जो आइसोटोप्स का गेम है वो भी चल जाएगा, समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसमें देखो इसका भी एक मॉलिक्यूल और ले लें आप, डी सी डबल बॉन्ड ओ डी, ये लिया आपने। चलिए OH को यहाँ पे अटैक कराते हैं। जैसे अटैक करोगे तो अब ड्यूटेरियम दोनों साइड में है बेटा, अब तो यहाँ पर H या ड्यूटेरियम का एक्सचेंज, खनिजारों में का मतलब ही क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। अब हाइड्रोजन नहीं तो ड्यूटेरियम का ट्रांसफर होगा। ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन है ना बेटा, इसका आइसोटोप्स ही तो है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से डी निकल जाएगा बाहर, तो डी निकल जाएगा और यहाँ पर अटैक कर देगा। यहाँ पर अटैक करेगा तो मैं इसको सीधे O कर दूंगा, और यहाँ पर फिर बेस को देखूंगा, तो बेस को देखूंगा तो यहाँ पर H है, तो यहाँ H लगा दूंगा और एक D यहाँ लगा दूंगा, तो CD3OH, CD3OH। ये देखिए आपके सामने बेटा, ये जो H आया कहाँ से आया? बेस से आया, और एक D इसके अंदर कहाँ से आया? कार्बोनाइल से आया। बोलो ना बेटे, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका सॉल्ट एसिड कैसे बनाओगे? तो ये D तोड़ा दिया, अब ये बचा DCO, है ना। मुझे लगता है कि आप हमेशा प्रोडक्ट ऐसे ही बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। DCO और इसका O- Na+ बना दो। बोलो बेटे, क्या प्रोडक्ट आप तेज़ी से बना पा रहे हो? मतलब देखो मैकेनिज्म आपके माइंड में है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी से आ रही कि नहीं आ रही बेटे? बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बता रहा हूँ, आप समझ लो बेटे, इनको हल्के में मत लेना, बहुत ही गर्दा चीज़ें हैं। बहुत लोगों को बड़ा बड़े कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके सामने आपको पता भी नहीं चला कि कितनी बढ़िया चीज़, कितनी ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने बहुत सिंपल वे में सामने आ गई है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OD। चलिए ले लिया। अब इन दोनों में यहाँ पर OH का अटैक करा दो, करा दो, करा दो, करा दो, करा दो यहाँ पर OH- का अटैक। अब OH- अटैक करेगा कि क्या करेगा? यहाँ पर देखो बेटा OD है, ओ भाई साहब, तो NaOH में क्या है? OD है, तो OD- अटैक करेगा। समझ रहे बेटे क्या चेक करेगा? OD- अटैक करेगा। ठीक है, कराओ 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 कराओ। अच्छा, अब यहाँ पे अटैक किया, चलो ठीक है। अब इसमें कौन सा माइग्रेट करेगा? क्या ये वाला H उड़ के यहाँ चला जाएगा? माइग्रेट होकर यहाँ चला गया। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अल्कोहल बना लो। तो यहाँ पर अपन ने लिया H ले लिया, इसको डबल बॉन्ड सिंगल कर दिया। अब ये जो समझ रहे हो ना, OD अटैक है, तो D वाला ही तो इधर आए, तो इसका मतलब बेस में देखो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर D प्रेजेंट है, तो यहाँ OD हो जाएगा। बेस में D प्रेजेंट, तो O के साथ बेटा हमेशा हो जाएगा जो बेस के अंदर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम देख लेना जो है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2DOD। देखो CH2DOD, ओ भाई साहब, तो ये जो D आया कहाँ से आया? बेस से आया। देखो ये बात समझ रहे हो? और इसके अंदर जो एक H आया वो यहाँ इस कार्बोनाइल से आया। चलो इसका अब से इसी सॉल्ट क्या हो गया? तो आपने उड़ा दिया था, तो DCO बचा, तो DC डबल बॉन्ड O। और बेटा बताओ क्या, और बताओ क्या? इसका सॉल्ट बना दो, एसिड का सॉल्ट बना दो। ये लीजिए जनाब, ये देखिए आपके सामने बेटा, बताओ चुटकी में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मज़ेदार तरीके से बेटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताएं बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे? बहुत बढ़िया। तो देखो ये चीज़ें हैं इस तरह से। तो याद सोचो, आपका कैनिजारो का पहला सेशन था, तो पहला सेशन इतना धमाकेदार, तो सोचो आगे वाले सेशन में आपको क्या ज़बरदस्त, क्या खतरनाक चीज़ें सिखाने वाला हूँ, मतलब क्या मस्त चीज़ें। तो अपना हर एक सेशन ही बेटा इस तरह का होता है कि हर एक चीज़ अपन कवर करते हैं, 0 टू सुपर हीरो लेवल तक। अपना टैग लाइन ही है 0 टू सुपर हीरो। तो आपको हर एक एक चीज़ मैं सिखा दूंगा, और ऐसे सिखा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना ज़बरदस्त चीज़ थी। आप बिल्कुल एकदम हलवा की तरह एकदम खत्म हो जाएगा, सॉरी तो हो गया। अब इस तरह से आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि वो चीज़ कब खत्म हो गई, और आप बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को कर पाओगे, है ना। तो बेटा आपने सेशन को एंजॉय किया ज़बरदस्त तरीके से, और इसका प्रॉपर रिवीजन करें, प्रॉपर नोट्स बनाए बेटे अच्छे से, और खूब मस्त तरीके से मन लगाकर बेटे पढ़ाई करें, और खूब मेहनत करें। इतनी मेहनत करें कि आपका जो भी टारगेट है, आपने जिस टारगेट को माइंड में सेट कर रखा है, जो भी रैंक, जो भी मार्क्स आपके माइंड में है, वो उस टारगेट तक आप अचीव, उस टारगेट तक पहुँच पाएँ, उस टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। ठीक है बेटे, तो इस सेशन में इतना ही बात करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।